लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या दिया है। पी क्यू आर एंड टी, कौन कौन? पी क्यू आर एंड टी have been carrying on business in partnership, sharing profit and losses in the ratio of what? In the ratio of 4:1:2:3। ठीक है, तो बोलो फटाफट कितने पार्टनर्स थे? पी क्यू आर एन टी। क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 4:1:2:3। ठीक है, द फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट एज ऑन व्हाट डेट? एज ऑन 31st March 2016। ठीक है, तो बैलेंस शीट का क्या डेट है? 31st March 2016। लाइबिलिटी साइड में अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल अकाउंट दिया है और कैपिटल सिर्फ पी और टी दो ही जन का है। ओ माय गॉड, ओनली पी एंड टी। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट दिया है क्यू एंड आर। ओ हो, अच्छा समझा, मतलब दो पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो लाइबिलिटी साइड में है और दो पार्टनर का जो कैपिटल है वो असेट साइड में। बराबर है, ओके। उसके बाद अगर हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे पढ़े, थोड़ा सा आगे अगर हम लोग जाए तो ये पॉइंट नंबर 6 में देखो, Q is found insolvent and ₹21,900 is realized from his estate। तो बताओ फटाफट कौन इंसॉल्वेंट है? सर इंसॉल्वेंट है Q। ओके, तो Q जो है ना वो इंसॉल्वेंट है, बराबर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर Q इनसॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट कौन कौन हुआ? सर सॉल्वेंट हुआ P, सॉल्वेंट हुआ T, और ना सर ये R भी सॉल्वेंट ही है। सॉल्वेंट का मतलब क्या? लाइबिलिटी से ज्यादा असेट्स है। तो यहाँ पे एक तो P सॉल्वेंट है, T सॉल्वेंट है और उसके साथ में R भी सॉल्वेंट है, राइट। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो Q है ना, Q वो इंसॉल्वेंट होगी। अगर Q इंसॉल्वेंट हुआ है तो उसको कुछ ना कुछ तो डेफिशिएंसी रहेगा, और उसका डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? सॉल्वेंट पार्टनर्स, बराबर है ना। लेकिन अगर तुमको याद रहेगा तो हम लोग ने उसमें क्या पढ़ा है? सॉल्वेंट पार्टनर्स हैविंग ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, हैविंग ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जो P है उसका 7 lakhs का क्रेडिट बैलेंस है, ये जो T है उसका क्रेडिट का 3 lakhs का बैलेंस है। लेकिन ये जो R है, R उसका 1,50,000 का डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि R जो है, R वो सॉल्वेंट तो है लेकिन वो Q का डेफिशिएंसी वो बेयर नहीं करेगा, राइट। चलो मैं तुम लोग को ना एक बार क्या करता हूँ, वो वाला जो है तुम लोगों को मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ कि हम लोग ने क्या पढ़ा था। ओके, थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम लोग और वो लाइन रीड कर लेते हैं। दिख रहा है सब लोगों को? पढ़ो, क्या लिखा है? सर डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर, बराबर है ना। जो भी पार्टनर इंसॉल्वेंट है उसका डेफिशिएंसी विल बी बोर्न, मतलब कौन पे करेगा? विल बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स, बिल्कुल सही, विल बी बोर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर्स। लेकिन हैविंग क्या बोला है? ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस, हैविंग ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में P, T और R ये तीन लोग सॉल्वेंट है। P, T एंड R ये तीन लोग सॉल्वेंट है, राइट। लेकिन ये जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है Q, उसका डेफिशिएंसी कौन कौन बेयर करेगा? सिर्फ P एंड T। कौन बेयर नहीं करेगा? सर R बेयर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है, समझा। तो यहाँ पे देखो क्लियर कट लिखा हुआ है, हैविंग ओपनिंग विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस।
और कौन से रेशियो में, इन देयर कैपिटल रेशियो जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के पहले। तो फटाफट बताओ इन लोगों का अगर मैं कैपिटल का रेशियो कैलकुलेट करूं तो वो कैपिटल का रेशियो क्या आएगा? सर कैपिटल रेशियो जो होता है ना सर, वो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दो टाइप का होता है। वेरी गुड। अगर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग दो टाइप का है तो उसमें मुझे ये बताओ कि अगर अगर मैंने तुम लोगों को ये बोला कि वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो कैसे पता चलेगा? सर क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया रहेगा। वेरी नाइस, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? करंट अकाउंट, राइट। और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो करंट अकाउंट नहीं दिया रहेगा। जरा इस क्वेश्चन को देख के बताओ फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग। सर इस क्वेश्चन में ना करंट अकाउंट तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया है फ्लक्चुएटिंग। अच्छा, फ्लक्चुएटिंग के लिए कैपिटल रेशियो कैसे कैलकुलेट करते थे? सर फ्लक्चुएटिंग के लिए ना हम लोग कैपिटल रेशियो जो कैलकुलेट करते थे ना सर, उसमें ना एक फॉर्मेट होता था। क्या फॉर्मेट होता था? हम लोग उसमें कैपिटल लेते थे, प्रॉफिट ऐड करते थे, लॉसेस माइनस करते थे, अगर कोई एडवांसेस है तो वो माइनस कर देते थे, और फिर हम लोगों को मिल जाता था कैपिटल जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन। बराबर है? अच्छा, तो क्या इस क्वेश्चन में तुम लोगों को कहीं पे भी, क्या इस क्वेश्चन में तुम लोगों को कहीं पे भी प्रॉफिट दिख रहा है, रिजर्व दिख रहा है, लॉसेस दिख रहा है, कोई एडवांसेस फॉर्म ने दिया है क्या पार्टनर्स को? असेट साइड में देखो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ना तो प्रॉफिट्स है, ना तो लॉसेस है, ना तो कोई एडवांसेस है, तो कुछ भी प्लस माइनस करने का जरूरत नहीं है, राइट। सो व्हाट विल बी योर कैपिटल रेशियो? सर यहाँ पे अपना जो कैपिटल रेशियो आएगा, सर कैपिटल रेशियो विल बी 7:3। दिस विल बी माय कैपिटल रेशियो, 7:3। क्लियर? उसमें हम लोगों ने कैपिटल रेशियो में आर को नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया वो सब लोगों को समझ में आ गया? क्योंकि उसका कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या लिखा है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे ट्रेड क्रेडिटर्स है। ट्रेड क्रेडिटर इज योर एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो रियलाइजेशन में जाएगा, right? Premises will go to realization account, furniture will go to realization account, stock in trade will go to realization account, debtors will go to realization account, लेकिन कौन सा अमाउंट? 3,50,000। RDD will also go to realization account, कितना? 50,000। देन इन दैट केस ये जो 3 lakhs है इसको हम लोग क्या कर देंगे? इग्नोर। बराबर है? देन उसके बाद ये जो कैश एंड बैंक बैलेंस है वो कहाँ जाएगा? कैश एंड बैंक अकाउंट। क्लियर? सो बताओ अब कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? सर सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। बोलो फिर रियलाइजेशन अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट बनाओगे? सर रियलाइजेशन अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट बनेगा सर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अच्छा क्या था पार्टनर्स का नाम, क्या था? सर PQRNT। याद रखना यहाँ पे जो नाम लिखा है ना उसी ऑर्डर में होना चाहिए, ओके। नहीं तो तुम क्या करोगे? P फिर T फिर Q और फिर R, रॉन्ग। पहला क्या आएगा? P फिर Q फिर R और फिर T, ओके। सो आ जाते हैं यहाँ पे PQRNT, PQRNT, ओके। श्योर, परफेक्ट। ना उसके बाद क्या बनाओगे? सर इसके बाद हम लोग बनाएंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। वेरी नाइस। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन आगे रीड किए बगैर पहले हम लोग कर देंगे ट्रांसफर स्टेज, ठीक है। चलो ट्रांसफर स्टेज में प्रीमाइसेस, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स ये सब कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। तो आ जाओ फटाफट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू सन्ड्री असेट्स। अब मैं यहाँ पे ना जर्नल एंट्री बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, अज्यूमिंग कि तुम लोग को जर्नल एंट्री आता रहेगा,
क्या आएगा जर्नल एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, एसेट्स का बेसिक बैलेंस डेबिट ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट हो जाएगा, राइट। प्रीमाइसेस 2,80,000, फर्नीचर 30,000, फर्नीचर 30,000, stock in trade 2 lakhs, stock in trade 2 lakhs, debtors 3,50,000, trade debtors 3,50,000। और जैसे हम लोग डेटर्स लिखते हैं अपोजिट साइड में बाय RDD कितना? सर RDD विल बी 50,000। वेरी गुड, ओके। चलो अब मुझे बताओ इसका टोटल कितना है। सर उसका टोटल आएगा 2,80,000 प्लस 30 प्लस 2 lakhs प्लस 3,50,000। टोटल कम्स टू 8,60,000। ओके, चलो कैश एंड बैंक का बैलेंस कितना है? सर 1,40,000 है। ओके, तो आ जाओ फटाफट कैश एंड बैंक बैलेंस में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,40,000, राइट। कैपिटल में कितना है? सर क्यू एंड आर का 2 लाख एंड 1,50,000। ओके, तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यू का 2 lakhs एंड आर का 1,50,000। याद रखना ये असेट साइड है, तो इसके लिए इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट, क्यू एंड आर। पी एंड टी का कितना है? 7 lakhs एंड 3 lakhs। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पी एंड टी का क्रेडिट बैलेंस है, पी का अमाउंट है 7 lakhs एंड टी का बैलेंस है 3 lakhs। ओके, चलो तो ये काम खत्म हो गया। क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा? सर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट विच साइड? सर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स डायरेक्टली लिख सकते हो, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट कितना आएगा? सर अमाउंट विल बी 3 lakhs। ओके, चलो तो इसी के साथ अपना स्टेप नंबर 1 हो गया है, दैट इज अवर ट्रांसफर स्टेज। ओके, व्हाट इज अवर स्टेप नंबर 2? सर अपना जो स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 दैट इज क्या? सर दैट इज रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, राइट। तो जरा यहाँ पे देखो अपने पास कितने असेट्स है। सर देखो एक तो है प्रीमाइसेस, फिर है फर्नीचर, फिर है स्टॉक और फिर है डेटर्स। मतलब इन शॉर्ट अपने पास 4 असेट है। क्वेश्चन में 4 के चारों असेट का इंफॉर्मेशन अगर दिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं दिया है तो यू हैव टू अज्यूम कि उस असेट को हम लोगों ने बुक वैल्यू पे बेच दिया। कौन से वैल्यू पे? बुक वैल्यू। चलो देख लेते क्वेश्चन में चारों असेट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि नहीं दिया। ओके, चलो क्या लिखा है, लेट्स सी। It has been agreed to dissolve the partnership on 1st April 2016, मतलब very next day, on the basis of following points agreed upon. Okay, क्या लिखा है? P is to take over trade debtors at 80% of book value, that is 3,50,000। तो अगर तुम लोग देखोगे ध्यान से, ये जो ट्रेड डेटर्स है उसका जो बुक वैल्यू है वो 3,50,000 है,
मतलब वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा डेटर्स लेके जा रहा है, पूरा का पूरा डेटर्स, राइट। कितने में सर, 3,50,000 इंटू 80%, 2,80,000 में वो लेके जा रहा है। चलो फटाफट बताओ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर वैसे देखने जाएंगे तो 3,50,000 का डेटर्स वो 2,80,000 में लेके जा रहे हैं, तो 2,80,000 का लॉस, 2,80,000 में लेके जा रहे हैं तो 70,000 का लॉस हुआ है। लेकिन ट्रांसफर स्टेज की वजह से क्या हुआ है, डेटर्स बन गया है 0। तो डेटर्स अब आफ्टर ट्रांसफर स्टेज बिकेम 0, तो अब 2,80,000 जितना मिला पूरा का पूरा प्रॉफिट। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा, अगर पैसे मिलते तो एंट्री कैश बैंक टू रियलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे पैसे नहीं मिल रहे, कौन लेके जा रहा है, पी, तो व्हाट विल बी जर्नल एंट्री, सो जर्नल एंट्री विल बी पी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो फटाफट पी अकाउंट में डेबिट साइड आ जाओ, पी अकाउंट में डेबिट साइड टू realization account, amount will be 2,80,000, right? And second effect, realization के credit में by P's capital account। और याद रखना रियलाइजेशन में हम लोगों को हर एक चीज डिटेल में लिखना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि P ने क्या लिया, तो दैट इज डेटर्स एंड अमाउंट विल बी 2,80,000। ओके, चलो पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, T is to take over stock in trade at कितना परसेंट, 95% ऑफ द बुक वैल्यू। तो बोलो स्टॉक कितने का था सर, 2 लाख का, तो बताओ 2 लाख का 95%, सर दैट कम्स टू 1,90,000। कौन लेके गया सर, टी लेके गया। जर्नल एंट्री, सर जर्नल एंट्री विद टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो आ जाओ फटाफट टी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे नील और टी केस में आएगा 1,90,000। सेकेंड इफेक्ट, सर रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय टीज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक, कितने में लेके गया सर, 1,90,000। ओके, आगे चलते हैं, क्या दिया आगे, बोला है R is to discharge trade creditors, मतलब क्रेडिटर्स का पेमेंट कौन करेगा, R। अच्छा मान लो क्रेडिटर्स को हम खुद पे करते तो एंट्री क्या आता, क्रेडिटर को पे करते तो लॉस होता, एंट्री विल बी रियलाइजेशन टू कैश बैंक। अब यहाँ हम पेमेंट नहीं करेंगे, कौन करेगा, R, तो हमको तो R को पे करना पड़ेगा ना, तो दैट बिकम्स आवर लायबिलिटी। व्हाट विल बी जर्नल एंट्री, सो जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब ये जो एडजस्टमेंट है ये रिलेटिंग टू लाइबिलिटी है, तो थोड़े टाइम के बाद करेंगे, पहले असेट्स का काम खत्म करना, ठीक है। आगे चल, आगे क्या है, द रियलाइजेशन इज, प्रीमाइसिस का मिला है 2,75,000, फर्नीचर का मिला है 25,000। चलो बताओ रियलाइजेशन मतलब पैसा मिला, जर्नल एंट्री बताओ सर, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। चलो कैश बैंक अकाउंट में डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में क्या लिखोगे सर, बाय कैश और बैंक अकाउंट, और हम लोगों को लिखना है डिटेल में, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रीमाइसिस। बोलो प्रीमाइसिस का कितना मिला सर, 2,75,000, वेरी गुड, 2,75,000। एंड फर्नीचर का कितना मिला सर, फर्नीचर का मिला है 25,000, so 2,75,000 plus 25, that comes to 3 lakhs। ओके, वेरी। अब इसके बाद देखने जाएंगे तो असेट्स का काम खत्म हो गया। एक बार चेक कर लो, चार के चारों असेट हमने
रियलाइज किए कि नहीं। रियलाइज मतलब या तो बेच दो या तो कोई पार्टनर लेके जाए। देखो, प्रीमाइसिस बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया, स्टॉक पी लेके गया और डेटर्स पी लेके गया। ओके, चलो फटाफट सबसे पहले ये जो 3 लाख रुपीज है उसका सेकेंड इफेक्ट कर लेते हैं। बोलो, रियलाइजेशन में क्रेडिट तो कैश बैंक में डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे ब्रेकअप दिखाने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख दो अमाउंट 3 lakhs। ओके, तो जर्नल एंट्री क्या बोला था, कैश बैंक टू रियलाइजेशन, तो कैश बैंक में डेबिट और रियलाइजेशन में क्रेडिट। ओके, तो इसी के साथ अपना स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। नाउ स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या है, रियलाइजेशन का एक्सपेंस। तो अगर हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंस का बात करें तो देखो, द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू ₹30,000। जर्नल एंट्री बताओ, सर खर्चा हो गया तो लॉस हुआ, लॉस हुआ तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और पैसा गया तो टू कैश बैंक। तो एंटर भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश और बैंक अकाउंट, लेकिन ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ये क्या है, तो इसीलिए लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस एंड द अमाउंट इज ₹30,000। सेकेंड इफेक्ट विल गो टू कैश एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय realization account, amount will be 30,000। ओके, अब रियलाइजेशन एक्सपेंस भी हो गया। अब क्या करना है सर, पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं ना तो मेरे पास एक्सटर्नल लाइबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स ही है, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सपोज क्वेश्चन में क्रेडिटर्स के पेमेंट के बारे में कुछ भी बोला नहीं। सपोज बॉस एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, पे करना कंपलसरी है, पे तो करना ही पड़ेगा। जर्नल एंट्री आएगा रियलाइजेशन टू कैश बैंक, अमाउंट विल बी बुक वैल्यू दैट इज 3 lakhs। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला रहेगा तो, लेकिन अपने क्वेश्चन में तो दिया है ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला क्या लिखा है, आर इज टू डिस्चार्ज क्रेडिटर्स। जर्नल एंट्री ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया, बोलो फटाफट क्या है जर्नल एंट्री। सर जर्नल एंट्री बोला है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। चलो फटाफट आ जाओ, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू आर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट। सर अमाउंट तो इसमें कुछ बोला नहीं है, तो जो क्वेश्चन का अमाउंट है सर वही आएगा, एंड द क्वेश्चन अमाउंट इज 3 lakhs। हाँ, तो अमाउंट 3 lakhs आएगा। क्या यहाँ पे हम लोग को ब्रैकेट में कुछ लिखना पड़ेगा, सर बिल्कुल लिखना ही पड़ेगा, एंड दैट इज क्रेडिटर्स। चलो क्या जर्नल बोला, रियलाइजेशन टू आर्स कैपिटल, तो रियलाइजेशन में डेबिट, तो आर के कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, सर दैट इज 3 lakhs। ओके, चलो इसी के साथ अपना नेक्स्ट एडजस्टमेंट भी कंप्लीट होगी। कौन सा नेक्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, सर नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोले तो नेक्स्ट स्टेप दैट इज पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी। उसके बाद क्या आएगा सर, पेमेंट ऑफ इंटरनल लायबिलिटी, उसमें पहले पार्टनर का लोन, यहाँ पे तो कोई पार्टनर का लोन है ही नहीं। वेरी गुड, तो क्या करोगे सर, अब तो आ जाएगा क्लोजिंग स्टेज, राइट। चलो, तो अब हम लोग आ जाते हैं क्लोजिंग स्टेज पे। तो क्लोजिंग स्टेज अब हम लोग कैसे करेंगे सर, सबसे पहले हम लोग टैली करेंगे, सबसे पहले हम लोग टैली करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, जो भी बैलेंस आएगा विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, सो लेट्स सी द टोटल। डेबिट साइड थोड़ा हेवी दिख रहा है, 8,60,000 प्लस 3,30,000, टोटल है
11,90,90,000 बोलो what is the amount of loss? Minus 50,000 minus 3 lakhs minus 2 lakh 80 minus 1 lakh 90 minus 3 lakhs. सर लॉस का अमाउंट है 70,70,000। तो यहाँ पे जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चार पार्टनर है और चारों का नाम लाइन से ही चाहिए, तो दैट इज पी क्यू आर एंड टी। तो पहले पी फिर क्यू फिर आर और फिर टी, राइट। What will be profit sharing ratio? 4:1:2:3. So profit sharing ratio will be 4:1:2:3. ओके, चलो डिवाइड करेंगे फटाफट, क्या आएगा मुझे बताओ। सर 70,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2 बार 4 इज इक्वल टू सर 28,000। बिना कोई बटन दबाए 1 इज इक्वल टू, so that comes to 7,000। बिना कोई बटन दबाए 2 is equal to, so sir that comes to 14,000 and 3 is equal to, so that comes to 21,000, right। अच्छा, अगर अब मैं इसके जर्नल एंट्री का बात करूं तो जर्नल एंट्री क्लोजिंग स्टेज में, सर देखो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में, तो जर्नल एंट्री में 2 रियलाइजेशन अकाउंट पक्का, और यहाँ पे लिखा है पार्टनर्स का कैपिटल, तो सर जर्नल एंट्री बन जाएगा पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? श्योर। रियलाइजेशन के क्रेडिट में है तो कॉमन सेंस से पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 28,000, 7,000, 14,000 and 21,000। ओके, अब अगर अगर यहाँ पे ये एडजस्टमेंट नहीं दिया, अगर इस क्वेश्चन में ये वाला एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो इसका मतलब ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, और अगर ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट तो अपने को क्या करना है, सबके सब अकाउंट को टैली कर दो, जो भी बैलेंसिंग फिगर है वहां पे कैश बैंक लिख दो, और कैश बैंक लिखने के बाद सेकेंड इफेक्ट कैश बैंक में ट्रांसफर करो, और कैश बैंक अकाउंट टैली होना चाहिए। अगर सबके सब पार्टनर सॉल्वेंट है तो, लेकिन ऐसा यहाँ पे तो है नहीं। बताओ फटाफट यहाँ पे कौन इंसॉल्वेंट है। सर यहाँ पे क्यू नाम का जो पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट है, राइट। चलो फटाफट अब हम लोग आ जाते हैं जो इंसॉल्वेंट है उसके कॉलम पे। कौन इंसॉल्वेंट है? क्यू, राइट। तो अगर क्यू इंसॉल्वेंट है तो इसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा वर्किंग नोट। तो चलो आ जाते हैं हम लोग अपने वर्किंग नोट में, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख दूंगा टोटल डेबिट। डेबिट का मतलब रिसीवेबल। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? सिर्फ क्यू के बारे में, राइट। बताओ कितना रिसीवेबल है। सर 2 लाख डेबिट है रिसीवेबल और 7,000 डेबिट है रिसीवेबल, मतलब टोटल जो डेबिट है दैट इज 2,07,000। वेरी गुड। माइनस टोटल क्रेडिट। सर अगर हम लोग क्यू के नाम पे टोटल क्रेडिट देखें तो क्रेडिट में तो कोई एक भी अमाउंट नहीं है, मतलब टोटल क्रेडिट इज 0। तो अब मुझे मिल जाएगा अमाउंट रिसीवेबल, कि मुझे उससे लेना कितना।
so that comes to 2,07,000 बराबर है। उसमें से मैं माइनस कर दूंगा अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्यू। तो अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे ना तो यहाँ पे उसने दिया है कि हमको 21,900 रियलाइज हुआ है फ्रॉम हिज स्टेट। तो शॉर्टकट में बात कर ले तो अमाउंट रिसीव्ड है 21,900 बराबर है। और याद रखना अभी तक 21,900 का हम लोग ने कोई भी इफेक्ट दिया नहीं। तो बताओ 21,900 अगर अपने को मिला है तो क्या जर्नल एंट्री आएगा? सर बिजनेस में पैसा आ गया, एंट्री विल बी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। चलो फटाफट इसका पहले लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं, फिर वर्किंग नोट में वापस आ जाएंगे। चलो लिखो, कैश बैंक अकाउंट में डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 21,900। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? क्यू के कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय कैश और बैंक अकाउंट 21,900, 21,900। क्लियर? चलो अब टोटल तो भाई साहब को देना था 2,07,000, उसमें से 21,900 दे के भाई साहब निकल लिए। कितना उसने अमाउंट पे नहीं किया? सर उसने अमाउंट जो पे नहीं किया दैट इज 1,85,100, राइट। इसको हम लोग बोलेंगे डेफिशिएंसी ऑफ क्यू, बोले तो इंसॉल्वेंट पार्टनर। अब ये कौन बेयर करेगा? अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो ये बेयर करना चाहिए सॉल्वेंट पार्टनर। तो सॉल्वेंट पार्टनर में अगर मैं बात करूं तो 3 पार्टनर है। कौन कौन? एक तो P, दूसरा T और तीसरा R। 3 पार्टनर P, T एंड R। लेकिन R का कौन सा बैलेंस है? R का डेबिट बैलेंस है। तो कौन बेयर करेगा? P एंड T। कौन से रेशियो में? कैपिटल रेशियो विच इज 7:3। अगर इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलो या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलो, रेशियो तो यही आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रिजर्व्स नहीं है, कोई लॉसेस नहीं है, कोई प्रॉफिट्स नहीं है, कोई एडवांसेस नहीं है, तो कुछ प्लस माइनस करने के लिए है ही नहीं। कैपिटल इज ओनली कैपिटल। तो फिक्स्ड में भी यही रेशियो आएगा, फ्लक्चुएटिंग बोला तो भी यही रेशियो आएगा। ओके चलो, सो दैट इज 7:3। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये डिवाइड करेंगे बिटवीन P एंड T इन द रेशियो 7:3। So divide by 7 plus 3 is 10 into 7 is equal to, so that comes to 1,29,570 and 3 is equal to 55,530। ओके तो बोलो फटाफट, P जो है वो कितना देगा? 1,29,570 और T जो है वो कितना देगा? 55,530। टोटल मिला के कितना होगा? 1,85,100। वो किसको मिलेगा? Q। तो व्हाट विल बी जर्नल एंट्री बताओ। सर जर्नल एंट्री का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे P का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट मतलब कम होगा। कितने से? 129,570 से। ओके टी का जो कैपिटल अकाउंट है वो भी कम होगा। कितने से? 55,530 से। और ये जाएगा किसके पास? क्यू के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि उसको कम पड़ रहा था। कितना? दोनों का मिला के 185,100। ओके तो अगर मैं इस जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग करूं
तो P और T के डेबिट में, तो P और T के कैपिटल में डेबिट साइड, टू Q's कैपिटल अकाउंट। बोलो P ने कितना दिया? सर P ने 129,570, 129,570। फिर T ने कितना दिया? सर T ने दिया 55,000, 55,530, बराबर। ओके, चलो अब हमने क्या किया, हमने P के कैपिटल अकाउंट में डेबिट और T के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब सर Q के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो। वेरी गुड, चलो आ जाते हैं यहाँ पे Q के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय। P's कैपिटल अकाउंट बाय T's कैपिटल अकाउंट कितना? सर P ने दिया है 129,570 और इसने दिया है 55,530। और अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो Q का अकाउंट हो चुका है टैली, Q का अकाउंट हो चुका है टैली। ओके, तो अब जैसे Q का अकाउंट टैली हो गया है, अब बाकी के जो तीन पार्टनर है P, R एंड T, उनको हम बोलेंगे सॉल्वेंट पार्टनर। और हमको सबको पता है जो पार्टनर सॉल्वेंट होता है वहां पे हम लोग कैश बैंक लिख देंगे, राइट। तो चलो फटाफट अब ये टैली करेंगे हम लोग। तो 7 lakhs क्रेडिट का टोटल है, माइनस 2,80,000 माइनस 28,000 माइनस 129,570, so that comes to 2,62,000, 2,62,430 टू कैश और बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, राइट। चलो P के बाद Q का अकाउंट तो टैली है, R का बात कर लेते हैं। R सर देखो 3 lakhs माइनस 1,50,000 माइनस 14,000। सर यहाँ पे बैलेंस है 1,36,000 एंड अगर हम लोग T का बात करें तो 3 lakhs माइनस 1,90,000 माइनस 21,000 minus 55,530, so that comes to 33,470। तो बताओ फटाफट, ये तीनों पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट है तो कैश बैंक में कहाँ जाएगा? सर क्रेडिट साइड बाय P's कैपिटल अकाउंट। बोलो कितना? सर P के कैपिटल अकाउंट में 2,62,430 बाय R's कैपिटल अकाउंट। बोलो R के कैपिटल अकाउंट में कितना? 1,36,000 एंड बाय P's कैपिटल अकाउंट कितना? सर 33,470, 33,470। और जैसे ही हम लोग लिख देते हैं हमारा कैश एंड बैंक अकाउंट शुड टैली। चलो फटाफट चेक कर ले। 1,40,000 प्लस 3 lakhs प्लस 21,900 टोटल 4,61,900। क्रेडिट में देख लेते हैं 30,000 प्लस 2,62,430 प्लस 1,36,000 plus 33,470. So that also comes to 4,61,900. ओके, और इसी के साथ अपना
कैश एंड बैंक अकाउंट क्या हो गया है 10। क्लियर विद दिस सम? श्योर? ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अब मैं यूज कर रहा हूं रेड मार्कर का, रेड पेन का, और तुम लोगों को ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं। ध्यान से सुनो, ये सब समझ में आ गया तुम लोगों को? जो भी हमने किया है इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन अपना जो टैली अमाउंट है वो कितना है सर? 4,61,900 बराबर है। ओके, मैं ना तुम लोगों को ना इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखो, इन लोगों का ये 70,000 का प्रॉफिट आ रहा है, 28, 7, 14, 21 बराबर है। हाँ, फिर यहाँ पे इन लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाया है बराबर है। और इन लोगों का देखो कैश बैंक अकाउंट कौन से अमाउंट पे टैली हो रहा है सर? ऐसे क्यों? 5,24,900 पे टैली हो रहा है और अपना तो सर 4,61,900 पे टैली हो रहा है। तो सर क्या अपना आंसर करेक्ट है? आंसर इज यस, अपना आंसर करेक्ट है। तो सर फिर इन लोगों का अमाउंट और अपना अमाउंट मैच क्यों नहीं हो रहा है टैली अमाउंट? इसमें एक ना ऑप्शनल चीज है। क्या है? ऑप्शनल, मतलब कंपलसरी नहीं है। अब क्या ऑप्शनल है मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अब मैंने पूरे क्वेश्चन में ना रेड मार्कर यूज नहीं किया है, अब मैं यूज कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुन लो। ऑलरेडी सम अपना कंप्लीट हो चुका है, लेकिन तुम लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्शनल। ओनली if only if there is realization loss। पहली बात तो मैंने ये बोला ऑप्शनल है, करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं ये बता रहा हूं कि ये ऑप्शनल भी कब आएगा? जब ना क्वेश्चन में रियलाइजेशन का लॉस होगा। सर रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ तो? भैया जी प्रॉफिट हुआ तो ये सब आएगा ही नहीं, सोचो ही मत। ओके, ये कब आएगा? इफ देयर इज रियलाइजेशन लॉस। अच्छा जरा अपना क्वेश्चन देखो तो। सर अपने क्वेश्चन के हिसाब से ये जो 70,000 है ना सर, ये रियलाइजेशन का लॉस ही तो है। हाँ, इसीलिए अपने क्वेश्चन में ये ऑप्शन है। करना है तो कर सकते, नहीं करना है तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डन? ओके। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि सर ये ऑप्शनल है क्या? मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहली बात नहीं किया तो चलेगा, जैसे हम लोग ने पूरा सब टैली कर दिया, काम खत्म हो गया। बट इन लोगों से अपना आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो मैं सिर्फ तुम लोग को बता रहा हूँ कि क्यों नहीं मैच हो रहा है, ताकि तुम लोग को आगे जाके वो कंफ्यूजन ना रहे। तो मैंने क्या बोला? ओनली इफ देयर इज रियलाइजेशन लॉस। अगर रियलाइजेशन लॉस हो रहा है तो ही ये पॉइंट आएगा, नहीं तो वो वैसे भी नहीं आना है अगर रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ। अब वो पॉइंट है क्या? अब पॉइंट ऐसा है कि मुझे एक बात बताओ, रियलाइजेशन लॉस हो गया बराबर है। अब रियलाइजेशन लॉस हुआ है, लॉस, तो मेरे को एक बात बताओ, बिजनेस में अपन लॉस कौन से साइड में लिखते हैं नॉर्मली? सर बिजनेस में लॉस होता है तो हम लोग असेट साइड लिखते हैं। असेट मतलब रिसीवेबल के पेबल, सर रिसीवेबल। तो रूल बोलता है, गार्नर वर्सेस मर्रे रूल के हिसाब से वो क्या बोलता है कि ये पी सॉल्वेंट है, आर सॉल्वेंट है और टी सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब इनके पास पैसा है बराबर है। तो इनको बोलो कि इनका जो लॉस का अमाउंट है उतना वो लोग कैश में लेकर बिजनेस में आए। ये लोग सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है मतलब इनके पास पैसा है। तो जितने लोग सॉल्वेंट है, फिर वो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस हो, डेबिट बैलेंस हो, कोई भी बैलेंस हो, सॉल्वेंट है ना, तुम पैसा लेके आओ, क्योंकि बिजनेस में लॉस हुआ है बराबर है। लॉस हुआ है तो बिजनेस को पैसा चाहिए, तो तुम पैसा लेकर आओ। तो अब मुझे ये बताओ, अगर ये लोग पैसा लेकर आएंगे तो क्या एंट्री आएगा? सर पैसा लेकर आए, बिजनेस में पैसा आ गया, तो एंट्री विल बी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू।
अपने एग्जाम्पल के हिसाब से कौन कौन लाने वाला है? सर अपने एग्जाम्पल के हिसाब से पी सॉल्वेंट है तो पी लेके आएगा, क्यू तो इंसॉल्वेंट है, आर सॉल्वेंट है तो वो लेकर आएगा, उसका डेबिट बैलेंस है माना, बट वो सॉल्वेंट है ना तो पैसा लाना पड़ेगा। और इसी के साथ टी, वो भी सॉल्वेंट है तो उसको भी लाना पड़ेगा। बताओ पी कितना लेकर आएगा? सर पी लाएगा 28,000, वेरी गुड। आर कितना लाएगा? सर आर लाएगा 14,000, वेरी गुड। और ये जो टी है वो कितना लेकर आएगा? सर 21,000, बराबर है। तो टोटल आ जाएगा 28,000 प्लस 14,000 प्लस 21,000, दिस कम्स टू 63,000, बराबर है। तो अब अगर मैं मेरे कैश बैंक में एंट्री करूं तो कैश बैंक में क्या आ जाएगा मालूम है? मैं देखो यहाँ पर रेड मार्कर से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 2 P R एंड टी, तीनों का नाम लिखो, तीनों का अमाउंट आ जाएगा और ये अमाउंट बन जाएगा 63,000। समझा क्या? तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और ये सेम अमाउंट चले जाएगा तुम लोग के पी के यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश और बैंक अकाउंट, पी में आ जाएगा, आर में आ जाएगा और टी में जो भी अमाउंट है वो आ जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ पी का कितना है, 28, 14 एंड 21, यहाँ पे आ जाएगा 28,000, ये आ जाएगा 14,000 और ये आ जाएगा 21,000। क्लियर विद दिस? अब होगा क्या, जब तुम ये P को टैली करोगे, R को टैली करोगे और T को टैली करोगे ना, तो ये अमाउंट थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। ये तीन का तीनों अमाउंट जो है वो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, और वो इंक्रीज वाला अमाउंट यहाँ पे आएगा, राइट। और अब टैली अमाउंट कितना होगा देखो, अब टैली अमाउंट कितना होगा, 1,40,000 प्लस 3,00,000 प्लस 21,900 प्लस 63,000, और अब ये अमाउंट हो गया 5,24,900। अब उन लोगों का देखो 5,24,900, समझा मैंने क्या बोला? लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला जो पॉइंट है, इसीलिए मैंने पूरा का पूरा सम पहले सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद ये वाला पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया, ताकि सम सॉल्व करते हो तुमको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या है, ऑप्शनल है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, ऑप्शनल है। दूसरा, ये ऑप्शनल कब है, जब रियलाइजेशन लॉस होगा तब। सर अगर रियलाइजेशन प्रॉफिट हुआ, अरे भैया प्रॉफिट तो लाइबिलिटी में आता है, बिजनेस को तो पैसा देना है, तो लेगा कैसे? लेगा कब, जब लॉस होगा तभी। और किससे लेगा? जो सॉल्वेंट है उसी से, जो इंसॉल्वेंट है वो तो पैसा वैसे भी नहीं दे सकता, राइट। तो जितना जितना उन लोगों का लॉस का अमाउंट है, उतना उन लोगों को पैसे बिजनेस में लाना पड़ेगा। तो एंटर विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो। एंड फाइनली इससे होगा क्या, फाइनल का जो बैलेंसिंग फिगर वाला अमाउंट है वो उतने से बढ़ जाएगा, और वो अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज होके आ जाएगा, एंड फाइनली थोड़ा सा टैली अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज। समझा? So now let's see the next concept in this topic, and the name of that concept is all partners insolvent. All partners insolvent. ठीक है, तो अभी पहले हम लोग समझते हैं कि ये जो ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं उसका मतलब क्या, पहले वो समझ लेते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, चलो एक छोटा सा ना बैलेंस शीट बना लेते हैं, ओनली फॉर सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। ये अपना बैलेंस शीट बन गया, यहाँ पे असेट्स आ गया, राइट। यहाँ पे कैपिटल आ गया, किसका, ए एंड बी का, और यहाँ पे आ गया क्रेडिटर्स।
ठीक है। असेट्स है 100 रुपए का, उसमें क्रेडिटर्स है फॉर एग्जाम्पल 40 रुपीज का, ए और बी का 50 रुपीज एंड 10 रुपीज, टोटल मिला के 60। हो गया टैली? हाँ चलो, तो मैंने क्या बोला, असेट्स कितने का है अपने पास, असेट्स है 100 रुपीज का, क्रेडिटर कितना है 40, और जो कैपिटल है दैट इज 60, बराबर है ना। तो जो क्रेडिटर्स है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो, ये क्या हो गया, ये जो बिजनेस है वो बंद हो गया, बराबर है। बिजनेस बंद हो गया तो बताओ सबसे पहले क्या करोगे? सर असेट्स को ना हम लोग बेचेंगे। ध्यान से सुनो, असेट्स कितने का है सर, बुक वैल्यू 100, बेचने जाओगे तो 100 मिलेगा क्या? एक्चुअली स्पीकिंग नो। तो देखो फॉर एग्जाम्पल मान लो 80 रुपीज में बेचा, कितना? 80। कितने पैसे मिले? 80। 80 में से पहले किसको दोगे? सर सबसे पहले क्रेडिटर्स को देंगे 40, बचेगा कितना? सर 40। किसको मिलेगा? कैपिटल को। अब कैपिटल को कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो जाने दो, वो देखना का बात नहीं, बट पॉइंट ये है कि 40 जो बचेगा वो किसको मिलेगा? कैपिटल। अब मैं ये बोल रहा हूँ चलो 80 में नहीं बिका, लेट अस अज्यूम 60 में बिका, 60, तो सर सबसे पहले 40 पे करेंगे, 40 पे करने के बाद जो बचेगा वो कैपिटल, कितना बचेगा सर? 20। वेरी गुड। नेक्स्ट, चलो फॉर एग्जाम्पल ये बिका 40 में, तो सर फिर इन दैट केस हम क्या करेंगे, पहले ये 40 पे करेंगे और कैपिटल को कुछ देंगे ही नहीं। लो वो भी बात सही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो परफेक्ट। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ये बिका 30 में, तो सर 30 में अगर असेट बिकता है तो क्रेडिटर्स को पूरा का पूरा 30 मिलेगा, बराबर। और तो और हम कैपिटल को बोलेंगे, मतलब पार्टनर्स को बोलेंगे तुम पैसा लाओ और क्रेडिटर को 10 रुपए और दो, ताकि उसका 40 हो जाए। समझा मैंने क्या बोला? अगर असेट 30 रुपीज में बिकता है, 30, तो पूरा का पूरा 30 क्रेडिटर्स को मिलेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऑन दी अदर हैंड हम पार्टनर्स को बोलेंगे तुम 10 रुपए लाओ और क्रेडिटर को पे करो। ओके, अब पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनो, मुझे बताओ असेट्स कितने में बिका? सर असेट्स बिका 30 में। ओके, 30 किसको मिला? सर 30 मिल गया क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स को पे कितना करना था? सर 40। कितना बैलेंस बचा? सर 10। यहाँ तक क्लियर है? कंफर्म? ओके। अब वो 10 कौन लाएगा? सर पार्टनर्स। पार्टनर्स बोले तो कौन? ए एंड बी। चलो थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। पार्टनर्स बोले तो ए एंड बी। बी को बोला तुम एक काम करो 2 रुपए लेकर आओ, और ए को बोला कि एक काम करो तुम 8 रुपए लेके आओ, 8 रुपीज। क्या बोला? बी को कितना बोला? 2 रुपीज, और ए को बोला है तुम 8 रुपीज लेकर आओ, बराबर है। तो इतना तो कंफर्म है कि जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, वो ए को बोल रहा है पैसे लेकर आओ, और बी को भी बोल रहा है पैसे लेकर आओ। ओके, मतलब फर्म को दोनों के पास से इट इज रिसीवेबल, दोनों के पास से क्या है? रिसीवेबल। ओके, अब बी क्या बोलता है? बी बोलता है मेरे पास पैसे ही नहीं है, जीरो, मैं हो गया हूँ बैंकक्रप्ट, मेरे पास एक पैसा नहीं है, आई एम इनसॉल्वेंट। तो बताओ ये बी का 2 रुपए कौन भरेगा? देखने जाएंगे तो लॉजिकली ए अकेला बचा है तो ए को ही भरना है। लेकिन जब ए को पूछा गया कि भैया जी तुम अपने 8 रुपए तो लेकर आओ, तो ए बोलता है मेरे पास तो 5 ही रुपए। लो, उसके पास भी 5 ही रुपए। मतलब जो ए है वो खुद के 8 रुपए नहीं भर पा रहा है,
वो बी का 2 रुपये कहां से भरेगा? तो इन दिस सिचुएशन हम बोलेंगे ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट। समझा मैंने क्या बोला? तो ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट का केस कब आता है वो समझ में आया? जब एक्सटर्नल लाइबिलिटी को पे करना है और एक्सटर्नल लाइबिलिटी को पे करने के लिए जो पैसे हैं वो पार्टनर्स के पास किसी के पास नहीं है, एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी को लॉस बेयर करना पड़ता है। लॉस, यहाँ पे देखो, इसको बाहर से यहाँ से 30 रुपीज मिला असेट के, और ये दोनों मिला के 5 ही रुपए दे पा रहे, मतलब इसको मिलेंगे 30 + 5, टोटल मिला के क्रेडिटर्स को मिलेंगे 35 और बेचारे को लॉस बेयर करना पड़ेगा 5 रुपीज। क्लियर? तो ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट का मतलब समझ में आया? ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट कब होता है? जब तुम अपना एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी तुम पे नहीं कर सकते। अगर एक्सटर्नल लाइबिलिटी तुमने पे कर दिया तो पार्टनर से लेने का कोई सवाल ही नहीं है, और जब तुमको पार्टनर से लेना ही नहीं है तो इंसॉल्वेंट कैसे होगा? इंसॉल्वेंट कब तुम बोलोगे पार्टनर को? जब तुमको पार्टनर से पैसे लेने और वो दे नहीं पा रहा है, he is not capable of making payment, तब जाके हम बोलेंगे he is insolvent। तो ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट का मतलब क्या? कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी को पे करने के लिए पैसे नहीं थे, हमने हर एक पार्टनर को बोला भरने के लिए, तो किसी के पास भी पैसे नहीं थे, तो हमने डिक्लेयर कर दिया ऑल पार्टनर्स आर इनसॉल्वेंट। क्लियर? ओके। अच्छा सर, एक बात बताओ, अगर ये क्रेडिटर्स के साथ में मान लो यहाँ पे होता बैंक लोन, ध्यान से सुनो, क्या होता है? बैंक लोन। चलो मान लो क्रेडिटर्स है 30 रुपीज का, बैंक लोन है 10 रुपीज का। अब बताओ ये 30 रुपीज किसको जाएगा? पूरा का पूरा क्रेडिटर्स को जाएगा 30 रुपीज, कि बैंक लोन को 10 रुपीज पे करोगे और बचा हुआ क्रेडिटर्स को पे करोगे, कि क्या करोगे, कैसे करोगे? अच्छा, एक चीज तो कंफर्म है कि क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन दोनों भी एक्सटर्नल है, दोनों भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। अगर दोनों एक्सटर्नल लाइबिलिटी है तो तुमको क्या करना पड़ेगा ना, दोनों को साथ में पे करना पड़ेगा इन द रेशियो 3:1। 30 और 10 है तो 30 और 10 का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा? 3:1। दोनों को साथ में पे करना पड़ेगा। तो ये जो 30 है, 30 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 3:1 के रेशियो में, so that comes to 22.5 and 7.5। तो क्रेडिटर्स को मिलेगा 22.5 और बैंक को मिलेगा 7.5। क्लियर? ओके, समझा। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है, अगर सर मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में लिखा है कि बैंक लोन जो है ना वो सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड का मतलब मैंने ना मेरा जमीन मतलब लैंड बैंक में गिरवी रखा है। अब भैया जी, जब ये सिक्योर्ड होता है ना तो पहले बैंक को पूरा पे करना पड़ेगा, पूरा का पूरा 10, और बाद में इसका 30 में जो बचेगा वो, मतलब आउट ऑफ दिस 30 पहले बैंक को पे करो 10, बचा हुआ क्रेडिटर्स को सिर्फ 20 मिलेगा, तब ये रेशियो अप्लाई नहीं होगा। तो रेशियो अप्लाई कब होगा? जब दोनों भी अनसिक्योर्ड रहेंगे। तो रेशियो, जैसे क्वेश्चन में लिखा है क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, तो रेशियो अप्लाई करो। क्रेडिटर्स बैंक लोन, तो रेशियो अप्लाई करो। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है बैंक लोन जो है वो सिक्योर्ड है, क्या है? सिक्योर्ड, और सिक्योर्ड बोल दिया तो सबसे पहले तुमको बैंक का लोन रीपे करना पड़ेगा, है ना? तुम खुद इमेजिन करो, अगर मान लो तुमने तुम्हारे फ्रेंड के पास से 10,000 रुपए लिए, दो फ्रेंड है, दो, एक ए और एक बी, दोनों से तुमने ना 10,000 रुपए लिए। ओके, अब आज तुम्हारे पास 10,000 रुपीज कहीं से आया है ना, तो क्वेश्चन अराइजेस, तुम 10,000 किसको दोगे? रीपे किसका करोगे, ए या बी? जो ए था ना
वो तुम्हारा अच्छा फ्रेंड था, उसने तुमको 10,000 ऐसे ही दिया था। लेकिन बी जो था, बी उसने क्या किया था, 10,000 हमको तो दिया था, लेकिन उस टाइम पे ना मेरा फोन, मोबाइल फोन उसने ले लिया था, ये बोल के कि देख मैं तुझे 10,000 तुझे जरूरत है मैं देता हूँ, लेकिन तेरा मोबाइल फोन मेरे को दे दे, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ, आज मेरे पास जो 10,000 है वो ए को पे करूं या बी को? बी के पास मेरा मोबाइल है, तो कॉमन सेंस से हम लोग बी को पे करेंगे 10, पहले अपना मोबाइल ले लेंगे, मतलब उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। तो कभी भी अगर एक्सटर्नल लाइबिलिटी है तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में भी पहले जो सिक्योर्ड होता है उनको पेमेंट करना होता है, और जो अनसिक्योर्ड है उनके बाद। क्लियर? चलो, तो मैंने यहाँ पे ना ओवरऑल पूरे के पूरे पॉइंट्स कवर करने का कोशिश किया है, ताकि अगर सम्स में अगर ये सब पॉइंट कवर ना भी हो तो भी तुम लोगों को ये पॉइंट मालूम होना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं सम्स पे, देखते हैं सम हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो, सो लेट्स सी द सम। बैलेंस शीट एज एट 30th October 2013। ठीक है, लाइबिलिटीज है, असेट्स है। लाइबिलिटीज में कैपिटल है किसका, पी क्यू एंड आर, दैट इज 5,000 3,000 2,000। बैंक लोन है 60,000 का और क्रेडिटर्स है 40,000 का। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर बैंक लोन तो है, बट ये बैंक लोन सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड? वो तो चेक करना पड़ेगा। सिक्योर्ड है तो पहले बैंक लोन को पे करो और बाद में क्रेडिटर्स को। अगर अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड बैंक लोन सिक्योर्ड नहीं है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गया, तो फिर बैंक लोन को और क्रेडिटर्स को दोनों को साथ में पे करो। कौन से रेशियो में? सर दोनों को साथ में पे करेंगे 6:4 के रेशियो में। 6:4 मतलब 3:2 के रेशियो में। ओके, देखेंगे, क्वेश्चन पहले रीड कर लेते। यहाँ पे असेट्स है अपने पास 1 लाख का, और मेरे पास कैश भी अवेलेबल है 10,000। ओके, चलो, अब यहाँ पे उसने क्या बोला है, ऑल द पार्टनर्स वर डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। बोल रहा है असेट्स रियलाइज 60। अब थोड़ा सा ध्यान दो, बोल रहा है असेट्स को बेच के कितना मिला, 60। मेरे को बताओ, असेट्स को बेच के मिला 60 और तुम्हारे पास ऑलरेडी था 10, टोटल मिला के कितना हुआ सर, 70। और तुमको एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितना पे करना था, ये देखो, अगर मैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी का बात करूं तो दैट इज 1 लाख, मतलब 30,000 रुपीज का तो शॉर्टेज है। ओके, तो अब उसने बोला है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम असेट्स को बेच रहे हो? बिल्कुल, तो ये जाएगा तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट। कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, दूसरी बात, क्या तुम बैंक लोन एंड क्रेडिटर्स को पे कर रहे हो, पूरे के पूरे पैसे उनके पे कर रहे हो क्या? आंसर इज नो। तो यहाँ पे ये जो बैंक लोन है, ये जो क्रेडिटर्स है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम इनका पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। तो इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, बैंक का लोन का अकाउंट और क्रेडिटर्स का अकाउंट अलग से ओपन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अलग से ओपन करना पड़ेगा। तो बताओ अब हम लोगों को कौन कौन सा अकाउंट ओपन करना है? सर हम लोग को बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमको बनाना है कैश और बैंक अकाउंट। ये तीन तो नॉर्मल है। इसके अलावा हमको क्या बनाना है? सर इसके अलावा हमको बनाना है इस क्वेश्चन में जो एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है सब, मतलब बैंक का लोन अकाउंट, फिर क्रेडिटर्स अकाउंट, बराबर है। एंड एंड जब ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं ना, ऑल, तो वी हैव टू प्रिपेयर डेफिशिएंसी अकाउंट। कौन सा अकाउंट, डेफिशिएंसी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? डेफिशिएंसी का मतलब वो अमाउंट
जो पार्टनर पे नहीं कर पा रहे। पहले क्या होता था, मान लो 3 पार्टनर है, कोई एक इंसॉल्वेंट हुआ तो उसका डेफिशिएंसी ए और बी मतलब बाकी के 2 पार्टनर भरते थे, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी का लॉस नहीं होता था। ये लोग जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो भर के उनका पेमेंट कर देते थे। मान लो 3 पार्टनर है, 2 इंसॉल्वेंट है, 2, तो जो बेचारा अकेला सॉल्वेंट है वो दोनों का पेमेंट करना पड़ता था। तो गोल गोल घूम के जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, बाहर वालों का पैसा उनको मिल ही जाता था। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 के तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट, 3 के तीनों, तो क्या ये लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी पे कर पाएंगे? आंसर इज नो। तो यहाँ पे हम लोगों को बनाना पड़ेगा डेफिशिएंसी अकाउंट, और यहाँ पे इस डेफिशिएंसी अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे कि कौन कौन सा पार्टनर कितना कितना अमाउंट पे नहीं कर पाया और उसकी वजह से एक्सटर्नल लायबिलिटी को कितना कितना अमाउंट उनको नहीं मिला क्योंकि पार्टनर ने पेमेंट नहीं किया, राइट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज डेफिशिएंसी अकाउंट, एंड दिस डेफिशिएंसी अकाउंट शुड टैली, डेफिशिएंसी अकाउंट शुड टैली। क्लियर? चलो मैं एक बार ना तुम लोगों को पहले एक प्रोसीजर बताता हूँ कि हम लोग करेंगे कैसे। देखो, सबसे पहले ना हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, बराबर है। जो भी रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आता है, बैलेंसिंग फिगर, वो रियलाइजेशन प्रॉफिट या रियलाइजेशन लॉस होगा। 99 क्या 200% लॉस ही होना है। कहाँ जाएगा वो? सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। कहाँ जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को जब हम लोग टैली करेंगे और उसका जब बैलेंसिंग फिगर आएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को जब हम लोग टैली करेंगे और उसका बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो अब पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग कैश बैंक नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि वो लोग उतना पैसा दे ही नहीं सकते, वो लोग इंसॉल्वेंट है, उनके पास उतने पैसे है ही नहीं जितना पार्टनरशिप फर्म को चाहिए। तो उनके कैपिटल का जो बैलेंसिंग फिगर है वो चले जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट। मतलब फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप फर्म को ए के पास से लेने 10,000 और ए ने कितना दिया? सिर्फ 3,000। कितना नहीं दिया? 7,000, तो वो चले जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। सिमिलरली बी से चाहिए थे 5,000, बी ने पे किया ओनली 1,000, कितना पे नहीं किया सर? 4,000, वो चले जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट। तो हर एक पार्टनर ने जितना जितना पेमेंट नहीं किया उतना ही पेमेंट एक्सटर्नल लायबिलिटी को नहीं मिला, तो बेचारों का नुकसान हो गया। तो वो अकाउंट क्या होना चाहिए? अब क्या करेंगे हम लोग? अदर साइड पे आ जाएंगे, हम लोग बनाएंगे कैश एंड बैंक अकाउंट कि हम लोग के पास कितने पैसे थे और कितना पैसा आया। फिर ये कैश बैंक का जो भी बैलेंसिंग फिगर है, मतलब जो भी पैसा है, वो जाएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी को। किसको? एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब अपने पास जो अपने क्वेश्चन में एक्सटर्नल लायबिलिटी, वहाँ पे 2 लोग हैं, एक बैंक का लोन है, एक क्रेडिटर्स है, तो मेरे को 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा। और ये जो भी कैश का पैसा है वो दोनों में डिवाइड करना पड़ेगा। पूरा क्वेश्चन मैंने रीड कर लिया, उसमें कहीं पे भी बोला नहीं कि बैंक लोन सिक्योर्ड है, तो इसका मतलब बैंक लोन अनसिक्योर्ड हुआ। और बैंक लोन अगर अनसिक्योर्ड है तो कॉमन सेंस से हमको पेमेंट 6:4 के रेशियो में करना पड़ेगा, और 6:4 बोले तो 3:2 के रेशियो, राइट। और इतना भी कंफर्म है कि जो एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट करना है, जो एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट करना है, उतने पैसे तो है ही नहीं, बेचारों को उतने पैसे मिलने ही नहीं है। तो उनका जो भी लॉस होगा, उनका जो भी लॉस होगा एक्सटर्नल लायबिलिटी का, वो हम इसी डेफिशिएंसी अकाउंट में डालेंगे और ये डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होगा। मतलब जितने पैसे पार्टनर्स ने नहीं दिए और जितने पैसे एक्सटर्नल लायबिलिटी को नहीं मिले, वो टैली तो होना ही चाहिए, बराबर है ना। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो पार्टनर्स के पास से हमने कितने पैसे मांगे थे? 8 + 2, टोटल कितना मांगा था? 10। पार्टनर्स ने कितना दे दिया? इसने आउट ऑफ 2 कुछ भी नहीं दिया, मतलब इसका -2, मतलब एक भी नहीं दिया। इसने 8 मांगा था, उसमें से 5 ही दिया, मतलब -5। तो इसने 2 रुपए नहीं दिए
और सॉरी इसमें -5 नहीं आएगा, इट शुड बी -3। इसने 2 रुपए नहीं दिए और इसने 3 रुपए। तो बताओ बी का फायदा कितना हुआ। अब भैया तुमको किसी को पेमेंट करना था, तुमने नहीं दिया तो तुम्हारा तो फायदा ही हो गया ना। तो बी ने टोटल 2 रुपए नहीं दिए, मतलब बी का डेफिशिएंसी 2 रुपीज और ए का डेफिशिएंसी 3 रुपीज। और यहाँ पे देखो क्रेडिटर का लॉस हुआ है 5। तो जितना अमाउंट पार्टनर्स पे नहीं करेंगे, जितना अमाउंट पार्टनर्स का डेफिशिएंसी रहेगा, उतने अमाउंट का एक्सटर्नल लायबिलिटी का लॉस होगा। क्लियर? ओके, तो मैंने एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, जो भी लॉस हो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर कैश बैंक में नहीं जाएगा, इट विल गो टू डेफिशिएंसी अकाउंट, क्योंकि उतना पैसा पार्टनर ने दिया ही नहीं है। सिमिलरली आपको अदर साइड से हम पहले कैश बैंक अकाउंट बनाएंगे, उसका जो भी पैसा आएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी को पे करेंगे। बेचारों को पूरा पैसा मिलना है ही नहीं, तो उनका जो भी लॉस होगा वो भी जाएगा डेफिशिएंसी अकाउंट में। डेफिशिएंसी अकाउंट क्या होना चाहिए? टैली। ओके चलो, तो अब फटाफट फटाफट हम लोग यहाँ पे अकाउंट बना देते हैं। छोटा छोटा सा अकाउंट बनेगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे ही लाइन कॉलम्स ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये अपना क्या आएगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने पार्टनर से इन्वॉल्व? टोटल 3 पार्टनर, राइट? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टनर? पी क्यू एंड आर। पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये क्या है? रियलाइजेशन, राइट? फिर इसके बाद क्या आएगा? सॉरी, इसके बाद आएगा डेफिशिएंसी अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा डेफिशिएंसी, राइट? फिर अब हम लोग क्या करेंगे? इस साइड पे, अपोजिट साइड पे, यहाँ पे हम लोग बना देंगे सबसे पहले कैश एंड बैंक अकाउंट। फिर हम लोग बनाएंगे बैंक का लोन अकाउंट, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। और हम लोग बनाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाला बात क्या है कि जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगी। ओके, दैट विल नॉट गो टू योर रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, चलो स्टेप्स सेम टाइप से फॉलो करेंगे। सबसे पहले आएगा ट्रांसफर स्टेज। तो फिक्स एसेट कहाँ ट्रांसफर होगा? बताओ फटाफट। सर फिक्स एसेट जाएगा रियलाइजेशन। तो आ जाओ फटाफट यहाँ पे 2। फिक्स एसेट लिख दो या सन्ड्री एसेट लिख दो, सब चलेगा। अमाउंट विल बी 1 लाख। कैश बैंक कहाँ जाएगा? सर कैश बैंक अकाउंट में 10,000। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। वेरी नाइस। पार्टनर्स का कैपिटल 5,000, 3,000, 2,000 कहाँ जाएगा? सर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, 3,000 एंड 2,000। बैंक लोन कितना है? 60। अच्छा मेरे को बताओ, बैंक लोन असेट है क्या लाइबिलिटी? सर लाइबिलिटी। बेसिक बैलेंस क्रेडिट, क्या वो रियलाइजेशन में जाएगा? नहीं, तो बैंक लोन है ना यहाँ पे लाइबिलिटी। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, याद रखना ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख रहा हूँ इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगा। ओके, तो जो भी बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लोग लिख रहे हैं उसका जर्नल एंट्री नहीं आएगा। ये जो अपने फिक्स एसेट ट्रांसफर किया ना, उसका एंट्री आएगा। क्या एंट्री आएगा? फिक्स एसेट, असेट है, बेसिकली डेबिट ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट, जर्नल एंट्री भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। चलो बैंक लोन का अमाउंट है 60,000 एंड
क्रेडिटर्स का कितना है 40, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद रखना ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट में हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटी का लेजर अकाउंट बना रहे हैं और उस लेजर अकाउंट में हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख रहे हैं। और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख रहे हैं इसका मतलब इसका कोई भी जर्नल एंट्री आने वाला नहीं है। ओके, अब अगर हम लोग ने बैंक का लोन रीपे किया, बैंक लोन का पेमेंट किया, जर्नल एंट्री विल नॉट बी रियलाइजेशन टू कैश बैंक, क्योंकि बैंक लोन को तुमने रिलेशन में ट्रांसफर ही नहीं किया। अब अगर तुम बैंक लोन को पे करते हो, जर्नल एंट्री विल बी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। याद रहेगा? हाँ, चलो, तो इसी के साथ अपना ट्रांसफर स्टेज यहाँ पे एंड हो गया। आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 पे, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। रियलाइजेशन कितना हुआ है 60,000। जर्नल एंट्री विल बी कैश बैंक टू रियलाइजेशन, तो कैश बैंक में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 60, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड बाय कैश और बैंक अकाउंट, अमाउंट विल बी 60, राइट। तो रियलाइजेशन ऑफ असेट्स हो गया। थर्ड क्या आएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस, अगर कुछ रहेगा तो, वो तो है नहीं। नेक्स्ट क्या आएगा, पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी, पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी, बराबर है। अच्छा, पेमेंट करने से पहले, पेमेंट करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ना क्वेश्चन रीड करके पहले चेक करना पड़ेगा क्या कोई पार्टनर कुछ तो पैसे दे रहा है क्या। जैसे मान लो पार्टनर से रिसीवेबल है 10,000, 2,000 रुपए दिए, 3,000 रुपए दिए, 4,000 रुपए दिए, जो देगा कम से कम पैसे तो ले लो। जितने पैसे देगा कम से कम वो पैसे तो हम लोग एक्सटर्नल लाइबिलिटी को दे पाएंगे, राइट। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम लोग टैली करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे देखो 40,000 का लॉस हो गया, यहाँ पे आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें पी क्यू आर 3 पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है दैट इज 5:3:2। तो 40,000 को डिवाइड करेंगे 10 से, इंटू 5 इज इक्वल टू कम्स टू 20,000, 3 इज इक्वल्स टू कम्स टू 12,000 एंड 2 इज इक्वल टू कम्स टू 8,000। तो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000, 12,000 एंड 8,000। और क्या हमको पार्टनर्स के पास से 2-4 रुपए मिले हैं क्या, कुछ अमाउंट मिला है क्या, जरा चेक कर लो। सर क्वेश्चन में तो बोला ही नहीं कि पार्टनर से हमको कुछ पैसे मिले। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में दिया है तो एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या आएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। क्लियर? चलो ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी कुछ मिला ही नहीं, तो व्हाट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। सर बैलेंसिंग फिगर आएगा 15,000, यहाँ पे आ जाएगा 9,000 और यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर विल बी 6,000 और ये पूरा का पूरा चले जाएगा बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। मतलब क्या, हमको पी से लेना था 20,000 रिसीवेबल और पेएबल था 5, तो नेट 15,000 हमको पी से लेना था, उसने नहीं दिए। क्यू से रिसीवेबल है 12, पेएबल है 3, तो टोटल 9,000 रिसीवेबल था, उसने 9,000 नहीं दिए। आर से रिसीवेबल है 8, पेएबल है 2, तो उससे रिसीवेबल था 6, उसने भी नहीं दिए। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डेफिशिएंसी अकाउंट में 2, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी ने 15,000 रुपीज नहीं दिए, क्यू ने 9,000 रुपीज नहीं दिए और आर ने 6,000 रुपीज दिए ही नहीं। तो 15 प्लस 9 प्लस 6, तो टोटल इन सब ने मिलके टोटल 30,000 रुपीज का पेमेंट
नहीं किया। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 30,000 पेमेंट नहीं किया उसमें किसको किसको कितने पैसे नहीं मिले। चलो ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं। देखो यहाँ पे हमने कैश बैंक अकाउंट बनाया, कैश बैंक में मेरे पास 10 प्लस 60 टोटल मिलाकर कितना है 70। तो ये 70 हम लोग किसको देंगे, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, मान लो बैंक लोन ये जो है ये सिक्योर्ड है, तो पहले बैंक लोन को पूरा 60, बचा हुआ 10,000 क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स का लॉस होगा 30,000 अगर बैंक लोन सिक्योर्ड होता तो, बट वो सिक्योर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बाय बैंक लोन, इसको पे करेंगे बाय क्रेडिटर्स, दोनों को पे करेंगे, कितना पे करेंगे 70,000, 70 कैसे 60 प्लस 10, 70 कौन से रेशियो में पे करेंगे सर, पे करेंगे 6:4 के रेशियो में, 6:4। तो डिवाइड करो सर, 70,000 डिवाइड बाय 6 प्लस 4 इज 10 into 6 is equal to that comes to 42,000 and 4 is equal to that comes to 28,000। तो बैंक लोन को कितना मिल रहा है 42, तो बैंक लोन के डेबिट साइड में 2 कैश बैंक 42 और क्रेडिटर्स को मिल गया कितना, तो 2 कैश बैंक 28, राइट। ओके, अब मुझे ये बताओ बैंक लोन को मिलना कितना चाहिए था 60, बेचारे को मिला कितना 42, कितना नहीं मिला सर 18,000, तो ये उनका लॉस हुआ, तो इट विल गो टू डेफिशिएंसी अकाउंट, मतलब बैंक का नुकसान हुआ है 18,000। सिमिलरली क्रेडिटर्स का 40 में से 28 मिला, कितना नहीं मिला सो 12, तो दैट विल आल्सो गो टू डेफिशिएंसी अकाउंट। मतलब हमने बैंक का 18,000 रुपीज डुबा दिया और क्रेडिटर्स का 12,000 डुबा दिया और टोटल मिला के 30,000 रुपीज हमने सबका डुबा दिया, राइट। तो चलो फटाफट, ये यहाँ पे डेबिट है, तो ये कहाँ पे जाएगा बताओ फटाफट, डेफिशिएंसी में क्रेडिट, बाय बाय क्या लिखेंगे सर, बैंक लोन कितना सर 18,000 बाय क्रेडिटर्स कितना सर 12,000, और अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो चुका है 30,000 पे टैली। इन दिस मैनर डेफिशिएंसी अकाउंट क्या होना चाहिए, टैली, बराबर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, पी ने कितना पे नहीं किया 15, क्यू ने 9 और आर ने 6, टोटल मिला के इन लोग ने कितना पे नहीं किया 30। ये 30 में से बैंक का कितना लॉस हुआ है 18 और क्रेडिटर्स का कितना लॉस हुआ है 12, इसीलिए 30-30 क्या हो गया टाइम। ओके, चलो जरा इनका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग, इन लोगों ने क्या किया है। देखो 1 लाख का फिक्स एसेट ट्रांसफर किया, 60 में सेल किया, 40 का लॉस हुआ है, 20, 12 एंड 8 डिवाइड हो गया, राइट। तो ये उन लोगों का ओपनिंग बैलेंसेस है, 2012 का रियलाइजेशन है, तो 15,000, 9,000 एंड 6,000 कहाँ गया डेफिशिएंसी अकाउंट, यहाँ क्रेडिट, तो डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट में 15, 9 एंड 6 टोटल मिला के 30 हो गया। देन यहाँ पे बैंक लोन अकाउंट बनाया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60, क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40, राइट। और यहाँ पे कैश बैंक अकाउंट बनाया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10, असेट को बेच के मिला कितना 60, टोटल कितना हो गया 70, उस 70 को डिवाइड किया 6:4 के रेशियो में 42 एंड 28, ये 42 किसको मिल गया बैंक को और ये 28 किसको मिला क्रेडिटर्स को। So this deficiency is your balancing figure 18. This is your balancing figure 12. 18 and 12 वो कहाँ चले गए, यहाँ। बैंक का नुकसान हुआ 18, क्रेडिटर्स का नुकसान हुआ 12 and this is 10. Okay, let's go to the next question. A, B and C were
इक्वल पार्टनर्स, चलो इक्वल पार्टनर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1. Their balance sheet as on 31st March 2015 was as follows. चलो ए का कैपिटल दिया है, सी का कैपिटल दिया है, बी का कैपिटल डेबिट साइड में दिया है, मतलब ये डेबिट बैलेंस है ना. तो अपन जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ए और सी का क्रेडिट में और बी का डेबिट में. चलो जरा देख लेते हैं कैसे बनेगा ये. यहाँ पे देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिख रहा है यहाँ पे. चलो यहाँ पे ए का 1,60,000, सी का 1,00,000 और यहाँ पे डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बी का 1,30,000. ओके. चलो फिर उसके बाद बिल्डिंग कितना है 4 लाख, मशीनरी कितना है 4 लाख, फर्नीचर 1,60,000, स्टॉक 1,60,000, बुक डेटर्स 2 लाख. ये पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा. तो ये है रियलाइजेशन अकाउंट. टू बिल्डिंग लिखा है, टू मशीनरी 4 लाख, टू फर्नीचर 1,60,000, टू स्टॉक 1,60,000 एंड टू व्हाट डेटर्स 2 लाख. मतलब पूरा का पूरा हम लोगों ने क्या किया बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर दिया. जर्नल एंट्री का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, राइट. चलो कैश बैंक का बैलेंस कहाँ जाएगा सर, कैश एंड बैंक अकाउंट में. देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 10. ओके. देन अब पहली बार यहाँ पे आया है ए का लोन अकाउंट. कितना है 2 लाख. कोई बात नहीं, तो ए का लोन अकाउंट बनाओ. यहाँ पे देखो ए का लोन अकाउंट, यहाँ पे देखो ए का लोन अकाउंट कहाँ पे है. चलो इन लोगों ने ए का लोन अकाउंट नहीं बनाया. एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे बना देते हैं एज लोन अकाउंट. ठीक है. कितना आएगा सर 2 लाख. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख. बराबर है ना. एब्सोल्युटली करेक्ट. अब ध्यान से सुनो मेरा बात, ध्यान से सुनो मेरा बात. हम लोग जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, हम लोग जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है सर. उस कॉन्सेप्ट का नाम है, देखो यहाँ पे क्या नाम है, ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट. ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट. इसका मतलब क्या होता है सर. इसका मतलब हम लोग ना एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पा रहे. एक्सटर्नल मतलब बाहर वालों का, बाहर वाला का पेमेंट नहीं कर पा रहे हो. हाँ. तो मुझे एक बात बताओ, अगर बाहर वालों का पैसा नहीं मिल रहा है तो क्या तुम ए के लोन को रीपे कर पाओगे सर. कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि हम ये ए का लोन का रीपेमेंट कर पाए. क्यों सर, वो तो इंटरनल है. तुम साला बाहर वालों का पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, इंटरनल वालों का कैसे करोगे. अच्छा, इसीलिए इस क्वेश्चन में लोन का अकाउंट नहीं बनाया क्या सर. फिर ये लोग ने क्या किया है मैं बताता हूँ. ये देखो यहाँ पे बाय एज लोन 2 लाख. मतलब इसने क्या किया है, लोन के लिए अलग से अकाउंट नहीं बनाया. क्यों भैया, तुमको पेमेंट करना ही नहीं है. ए के लोन को तुम पे कर ही नहीं सकते, राइट. तो हमने क्या किया है, जो इसका ए का लोन था, ए का जो लोन था वो ए के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया 2 लाख का. तो यहाँ पे डेबिट, तो ए के कैपिटल में क्रेडिट होगी, राइट. तो ये जो ए का लोन था, ए का लोन इज योर लाइबिलिटी, उसको ट्रांसफर कर दो ए के कैपिटल में. क्यों, क्योंकि ए का ना तो कैपिटल मिलने वाला है, ना तो ए को लोन का अमाउंट मिलने वाला, कुछ मिलने ही वाला नहीं. तो ए का लोन अकाउंट अलग से बनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको हम लोग पेमेंट कर ही नहीं सकते. तो बताओ फटाफट, ए लोन, ए का लोन असेट एक लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बेसिक बैलेंस क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट. तो ए का लोन अकाउंट डेबिट कहाँ ट्रांसफर करोगे, ए के कैपिटल अकाउंट में. जर्नल एंट्री विल बी एज लोन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट. तो क्या तुम लोगों को ये पॉइंट समझ में आया, ए का लोन अकाउंट क्यों नहीं बनाया है. क्योंकि ए के लोन को हम लोग पेमेंट कर ही नहीं सकते, तो अलग से अकाउंट बनाने का कोई मतलब नहीं है, राइट. चलो उसके बाद क्रेडिटर्स का अमाउंट है 10 लाख और ये क्रेडिटर अकेला ही है एक्सटर्नल लाइबिलिटी में. तो ये मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट बना दिया और यहाँ पे
हम लोगों ने, अब इन लोगों का जो क्रेडिटर्स अकाउंट है वो थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट, ये देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 lakhs, तो क्रेडिटर्स अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। ओके चलो, तो अब ये जो है, ये जो इन लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ये ना मेरे को लग रहा है क्रेडिटर्स अकाउंट नहीं रहेगा, दिस इज डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है, आगे जाके हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेंगे वो क्या है, एज ऑफ नाउ जाने दो। चलो आगे चलते हैं। तो अब इसी के साथ मेरा ट्रांसफर स्टेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ट्रांसफर स्टेज हो गया। व्हाट इज योर स्टेप नंबर 2? सर रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। स्टेप नंबर 2 इज रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। चलो वन बाय वन बोलो क्या यहाँ पे दिया, देखो द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, all the partners were declared what? Insolvent। लो सबके सब इंसॉल्वेंट हो गए। the assets were realized as under, देखो बुक डेट्स बोल रहे हैं 45% लेस, बिल्डिंग का 1,60,000, स्टॉक का 1 लाख, मशीनरी का 2 lakhs एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर का 40,000, बराबर है। तो बुक डेट्स बोले तो डेटर्स, डेटर्स कितना है सर? 2 लाख, 2 लाख का 45% कितना होता है? सो 2 लाख इंटू 45%, सर दैट कम्स टू 90,000। ओके, तो जरा अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जर्नल एंट्री क्या आएगा। सर रियलाइज हुआ, जर्नल एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा। चलो आ जाओ रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ये देखो बाय बैंक अकाउंट लिखा है, रियलाइजेशन ऑफ असेट्स पहला, बुक डेट्स 1,10,000। अरे सर अपना तो आंसर 90,000 आ रहा था, इन लोग का तो 1,10,000 आ रहा है। भैया जी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या बोला है? बुक डेट्स 45% लेस, मतलब 45% नहीं मिला है, बोल रहा है 45% कम मिला है। तो जरा क्वेश्चन को ना ध्यान से रीड करो, पागल के जैसे बिहेव मत करो। देखो वापिस से क्या बोला, टोटल 2 लाख लेस 45%। अब बताओ कितना आ गया? सर अब तो 1,10,000 आ गया। समझा वो 1,10,000 कैसे आ गया? बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली 45% लिख के कर देते हैं। ओके, तो याद रखना लेस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो सो यहाँ पे बुक डेट्स हो गया 1,10,000, देन बिल्डिंग का कितना है? सर बिल्डिंग का है 1,60,000, सो बिल्डिंग आ गया 1,60,000। देन स्टॉक का 1 लाख, स्टॉक 1 लाख। देन मशीनरी 2 lakhs, मशीनरी 2 lakhs। देन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 40, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का 40, टोटल मिला के 6,10,000। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन 6,10,000। ओके चलो, अब रियलाइजेशन ऑफ असेट्स में सबके सब असेट्स हो गए क्या? देखो बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक डन, डेटर्स डन, सब हो गया। अब आ जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंस, दैट इज 10, जर्नल एंट्री रियलाइजेशन टू कैश बैंक। तो देखो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट 10,000, बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में एक्सपेंस 10,000, ब्रैकेट में एक्सपेंस नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सो जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब क्या होगा? अब पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन 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 पहले जिस पार्टनर से तुमको जितना मिल रहा है उससे उतना पैसे तो ले लो। चलो ठीक है, देखते किससे कितना मिल रहा है। देखो अब द प्राइवेट असेट एंड प्राइवेट लायबिलिटी ऑफ पार्टनर वर एज फॉलोज। अब बिजनेस ने क्या किया, सबसे पहले ए के पास गया, ए को पूछा तेरे पास असेट कितने का है? बोले 2,50,000। लाइबिलिटी कितने का है? सर 2,50,000। ले, इसके पास बचा कितना? 0। मतलब ए के पास से क्या मिलेगा? टेंगा, कुछ भी नहीं। वेरी गुड। बी के पास गए, बी को पूछा तेरे पास असेट कितने का? बोले 2 lakhs। लाइबिलिटी कितना है? 1,80,000। तो अब बिजनेस को क्या करना है, सबसे पहले असेट को बेच के 2 लाख ले लो, उसमें से 180 पे करना पड़ेगा, तो बैलेंस कितना बचेगा? सर 20,000। ये 20,000 बिजनेस क्या करेगा, बी के पास से ले लेगा।
What will be the journal entry? So journal entry will be cash bank account debit to B का capital account. Cash bank account debit to B's capital account. Amount will be rupees 20,000. Clear? फिर B के बाद पार्टनरशिप फॉर्म किसके पास गया? सी के पास. बोला तेरा असेट कितने का है? सर 2,30,000. तेरा लाइबिलिटी कितने का है? 2,50,000. हे भगवान, इसका असेट है 2,30,000 का, लाइबिलिटी है 2,50,000. मतलब इसका जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट के लाइबिलिटी को पे करने के लिए सफिशिएंट नहीं है. इसके पास ऑलरेडी 20,000 रुपए नेगेटिव है. तो क्या ये हमको पैसे दे सकता है? बिल्कुल नहीं. अच्छा, हम उसको देंगे क्या? पागल कुत्ते ने काटे उसको देने के लिए. हम उसको कुछ भी देने वाले नहीं. हम सिर्फ ये देख रहे थे कि उसके पास से मिलेगा कि नहीं मिलेगा. हमको पता चला उसको खुद के पास जो उसके पास है वही कम है, तो उससे मिलने का तो कोई चांस नहीं है. तो फटाफट बताओ मुझे, राउंड एंड राउंड पैसे मिलेंगे किसके पास से? सिर्फ बी के पास से. कितना मिलेगा? 20,000. जर्नल एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल. आ जाओ फटाफट कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में देखो. बैंक अकाउंट में देखो, टू बीस कैपिटल 2,00,000 माइनस 1,80,000 कितना? 20,000 रुपए मिले. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो, बाय बैंक अकाउंट बी के कॉलम में 20. ए के पास से कुछ भी नहीं मिला क्योंकि जितना असेट था उतना ही लाइबिलिटी था. सी के पास से मिला तो छोड़ो, वो हमसे मांग रहा था. हम देने वाले क्या उसको? सवाल ही नहीं. हम लेने के लिए गए, राइट. तो यहाँ पे सी के पास, उसके पास खुद के जो असेट थे वही उसके लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए कम थे, तो हमको देने का तो कोई चांस था ही नहीं, राइट. तो हमने सिर्फ बी के पास से 20,000 रुपए कलेक्ट कर ली. तो जर्नल एंट्री आ गया कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, राइट. अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ना अकाउंट को टैली करते हैं. सबसे पहले ना रियलाइजेशन को टैली करते हैं. देखो यहाँ पे आ गया पार्टनर्स कैपिटल का लॉस, ए का, बी का, सी का. टोटल लॉस है 7,20,000 जो इक्वली डिवाइड होगा 2,40,000 2,40,000 2,40,000. यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,40,000 2,40,000 2,40,000. पहला पॉइंट क्लियर हुआ? ओके. अब मुझे बताओ ये पार्टनर्स कैपिटल से जाएगा कहाँ पे? सो डेफिशिएंसी. देखो सबसे पहले ए का अकाउंट टैली करो. बैलेंसिंग फिगर 1,20,000 आ गया. यहाँ पे अगर टू डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी में देखो ये डेफिशिएंसी अकाउंट ही है. देखो बाय ए का कैपिटल 1,20,000. फिर बी को टैली किया. बी का बैलेंस कितना आ रहा है? सो 20. यहाँ सॉरी बी का बैलेंस कितना आ रहा है? 3,50,000. यहाँ पे बी का कैपिटल 3,50,000. सी का बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? सर 1,40,000. यहाँ देखो टू सी कैपिटल 1,40,000. समझा? तो यहाँ पे अब हम लोगों को क्या क्या समझ में आ गया? हम लोगों को यहाँ पे ये समझ में आ गया कि सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट टैली करो, जो भी बैलेंसिंग फिगर है ट्रांसफर इट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल में जो भी बैलेंसिंग फिगर है ट्रांसफर इट टू डेफिशिएंसी अकाउंट. ठीक है, चलो. उसके बाद क्या? उसके बाद अपोजिट साइड में हम लोग सबसे पहले क्या टैली करेंगे? बैंक अकाउंट. बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? देखो मेरे पास पहले से 10,000 थे. 6,10,000 असेट को बेच के मिले, 20,000 बी ने लाया, मेरे पास टोटल हो गया 6,40,000. 6,40,000 में से 10,000 का मैंने ऑलरेडी खर्चा कर दिया है, बैलेंस बचा है 630. तो ये जो बैलेंस है वो किसको मिलेगा? एक्सटर्नल लाइबिलिटी के नाम पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स है, तो उसी को पे करेंगे. जर्नल एंट्री क्या आएगा? सर एंट्री विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. याद रखना क्रेडिटर लिखना पड़ेगा क्योंकि क्रेडिटर को हम लोग ने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज किया नहीं है, क्रेडिटर का अकाउंट अलग से बनाया है. तो जर्नल एंट्री विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट. क्लियर? तो क्रेडिटर्स अकाउंट में देखो डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट दिख रहा है. कितना? 6,30,000 बराबर है ना. अगर अब मैं क्रेडिटर्स अकाउंट को देखो तो ओपनिंग बैलेंस था 10 लाख, उसमें से 630 मिल गया. कितना नहीं मिला? 3,70,000 विच विल बी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट. तो क्रेडिटर्स के डेबिट में, तो डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स अकाउंट अमाउंट विल बी 3,70,000. चलो टैली करके देखेंगे. 3,50,000 प्लस 1,40,000 टोटल 490 और यहाँ पे आ रही है 490. अकाउंट 10. डेफिशिएंसी अकाउंट क्या हो गया है? 10. क्लियर?